तो बात करते हैं आज के टॉपिक में टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दी क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ solute which are dissolved in a given quantity in given mass of solvent, solution are classified are classified classified into three categories. तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि किसी पर्टिकुलर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है। इस बात पे डिपेंड करता है सोल्यूशन कितने टाइप के होंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट विच आर डिजॉल्व इन ए पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसके बेसिस पे सोल्यूशन को तीन हिस्सों में बांटा गया है। तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका होता है अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। दूसरा जो आपका सोल्यूशन होता है दूसरे टाइप का, वो क्या होता है? सेचुरेटेड सोल्यूशन। सेचुरेटेड सोल्यूशन। और तीसरा टाइप का जो सोल्यूशन होता है क्या आपका होता है? तो तीसरे टाइप का सोल्यूशन होता है सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। अगर आप बात करते हो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन का, तो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं, दोज सोल्यूशन दोज सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ solute can be dissolved can be dissolved। सपोज दैट आपके पास एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन है आपका वाटर और साल्ट का। वाटर और साल्ट का। तो इस कंटेनर के अंदर आप क्या लिए हुए हो? वाटर। और ये जो सोल्यूशन है, ये वाटर के साथ साथ इस सोल्यूशन में कौन है? साल्ट है। अब मान लो जो वाटर की क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम है। और जो इस वाटर के अंदर साल्ट डिजॉल्व है उसकी क्वांटिटी कितनी है? सपोज दैट आपकी इसकी जो क्वांटिटी है साल्ट की, जो इस वाटर के अंदर डिजॉल्व है, उसकी क्वांटिटी आपकी है 25 ग्राम। 25 ग्राम। ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन किस टाइप का सोल्यूशन होगा? तो ये सोल्यूशन होगा आपका, और टेम्परेचर मान लो जिस टेम्परेचर पे ये आप देख रहे हो, ये जो सोल्यूशन आपने लिया है, तो इस सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है मान लो कितना है? 20 सेल्सियस है। कितना है? 20 सेल्सियस है। तो ये जो सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। यह सोल्यूशन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन इसलिए कहलाएगा क्योंकि 100 ग्राम वाटर में आप कितना साल्ट डिजोल्व कर सकते हो? तो 100 ग्राम वाटर के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वह 36 ग्राम साल्ट को डिजोल्व कर सकता है एट 20 सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन इस सोल्यूशन के अंदर जो साल्ट डिजोल्व है, उस साल्ट की क्वांटिटी कितनी है? ओनली 25 ग्राम। अभी
मैंने बताया कि 100 ग्राम वाटर के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वह 20 सेल्सियस पे 36 ग्राम साल्ट डिजोल्व कर सकता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितना, इस 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना साल्ट डिजोल्व है, तो 25 ग्राम। यानी इस सोल्यूशन के अंदर अभी आप और कितना साल्ट डिजोल्व कर सकते हो, तो 11 ग्राम साल्ट आप और डिजोल्व कर सकते हो। देखिए यह जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन इसलिए है क्योंकि अभी इसमें और ज्यादा सॉल्यूट आप डिजोल्व कर सकते हो। तो यही कहना ही चाह रहा था, दो जो सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, ऐसा सोल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट आप डिजोल्व कर सकते हो, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हो, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। अब बात आती है सेचुरेटेड सोल्यूशन की। तो सेचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, ऐसा सोल्यूशन जिसमें और ज्यादा आप सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते हो, ऐसे सोल्यूशन को आप क्या बोलते हो, सेचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे मान लो कि एक सोल्यूशन है और वाटर है, ये सोल्यूशन किसका किसका है, वाटर का है और साल्ट का है। और जो वाटर की क्वांटिटी है इस सोल्यूशन के अंदर वो है 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। और इस सोल्यूशन के अंदर कितना साल्ट डिजोल्व है, तो 36 ग्राम डिजोल्व है। और मान लो ये जिस सोल्यूशन का टेम्परेचर, ये जो सोल्यूशन है इस सोल्यूशन का टेम्परेचर कितना है, 20 सेल्सियस। तो आपको पता है कि 100 ग्राम वाटर के अंदर मैक्सिमम कितना अमाउंट आपका साल्ट डिजोल्व हो सकता है, तो मैक्सिमम 36 ग्राम साल्ट डिजोल्व हो सकता है। और इस सोल्यूशन में 36 ग्राम ऑलरेडी आपका साल्ट डिजोल्व है, जो आपने सोल्यूशन लिया है। यानी अब जितनी इसकी कैपेसिटी थी डिजोल्व करने की साल्ट की, उतना इसने ऑलरेडी डिजोल्व करके रखा हुआ है। और ज्यादा अगर आप साल्ट डिजोल्व करोगे तो इसकी कैपेसिटी ओनली 36 ग्राम साल्ट डिजोल्व करने की थी। सो ये जो आप एक्स्ट्रा साल्ट डिजोल्व करोगे, इसमें ऐड करोगे, वो जो साल्ट होगा वो डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, वो डिजोल्व नहीं होगा। इसलिए ये जो सोल्यूशन होगा एक ऐसा सोल्यूशन कहलाएगा सेचुरेटेड सोल्यूशन। तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि नो, ऐसा सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, और ज्यादा आप सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी जो सोल्यूशन आपके पास होगा वो क्या होगा, ऑलरेडी इतना ज्यादा वो सोल्यूट डिजोल्व कर चुका होगा कि अब उससे ज्यादा सोल्यूट वो डिजोल्व करने की कैपेसिटी नहीं रखता है उस टेम्परेचर पे, उस कंडीशन पे। और हम बात करें अगर सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन की, तो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन किस टाइप का सोल्यूशन होता है, तो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन अंडर, हम बात कर रहे हैं सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन की, अंडर सर्टेन, अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन एंड एट ए डिफिनिट टेम्परेचर, डिफिनिट टेम्परेचर, under a definite temperature, if solute, if solute is present, is present in greater amount, in greater amount, greater amount in the solution, in the solution, यहाँ पे और मैं यहाँ पे बढ़ा के लिखता हूँ, in a solution, then required to make, required to make a saturated solution, saturated
solution is the solution is called सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर मान लो किसी सर्टेन कंडीशन लगाने पे, कोई एक सर्टेन आपका कंडीशन आप अप्लाई करते हो, और किसी एक डिफिनिट टेम्परेचर पे अगर सोल्यूशन के अंदर जो सल्यूट प्रेजेंट है, वो सल्यूट की क्वांटिटी सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितनी सल्यूट डिजॉल्व, जितना सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितना सल्यूट रिक्वायर्ड है, उससे भी ज्यादा सल्यूट क्या आया, वह डिजॉल्व है सोल्यूशन के अंदर। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हो आप? सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे सपोज है आपके पास एक सोल्यूशन है, आपके पास एक क्या है, सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को सेचुरेटेड बनाने के लिए मान लो कितने ग्राम, मान लो एक्स ग्राम आपको सॉल्यूट चाहिए। जैसे मान लो कि आज जो सॉल्वेंट है, सपोज दैट दिस इज सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी है मान लो 100 ग्राम है, ठीक है। और मान लो जो टेम्परेचर है वो 20 सेल्सियस, 25 सेल्सियस है सपोज दैट। तो मान लो कोई आपका सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट है। तो इस सॉल्वेंट के अंदर अगर आप एक्स ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व कर देते हो, तो ये जो सोल्यूशन का जिस जिस टाइप के सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, वो किस टाइप का सोल्यूशन होगा। तो इस अगर आप एक्स ग्राम सोल्यूट डिजोल्व कर देते हो इन 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो ये सोल्यूशन मान लो कि कैसा बन जाता, सेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता, सेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता। तो ठीक है, तो सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए कितने ग्राम सोल्यूट की रिक्वायर्ड है? तो एक्स ग्राम सोल्यूट टू रिक्वायर्ड है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए सेचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन किसी एक डिफिनिट कंडीशन लगाने पे, डिफिनिट सर्टेन कंडीशन लगाने पे, डिफिनिट टेम्परेचर पे अगर किसी वजह से जो सल्यूट है आपकी, जो सल्यूट है आपका, वो सेचुरेटेड बनाने के लिए आपको कितना चाहिए था, एक्स ग्राम सल्यूट चाहिए था। लेकिन किसी वजह से कोई डिफिनिट आपका टेम्परेचर लगाने पे, कोई सर्टेन कंडीशन लगाने पे अगर आपने सल्यूट जो डिजोल्व किया है इस सोल्यूशन के अंदर, उस सल्यूट की क्वांटिटी अगर आपने एक्स ग्राम से भी ज्यादा क्वांटिटी आपने इस 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर अगर डिजोल्व कर दिया, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, वो सोल्यूशन कैसा होगा, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा। तो यही कह रहा है कि अंडर सर्टेन कंडीशन एंड एट ए डिफिनिट टेम्परेचर इफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इन दिस सोल्यूशन देन रिक्वायर्ड टू मेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी सल्यूट चाहिए, उससे भी ज्यादा सल्यूट आपका सोल्यूशन के अंदर अगर डिजॉल्व है किसी सर्टेन कंडीशन पे, सर्टेन डिफिनिट टेम्परेचर पे, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हो आप, सेचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं वो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं, वो अनस्टेबल नेचर के होते हैं। अनस्टेबल नेचर के होते हैं। अनस्टेबल नेचर कहने का मतलब ये हुआ, जो आपके सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं वह किस टाइप, किस नेचर के होते हैं, तो वो अनस्टेबल नेचर के होते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि जैसे ही आप टेम्परेचर में वेरिएशन करोगे, तो जो सोल्यूशन होगा, वह सोल्यूशन जो एक्सेस क्वांटिटी में सल्यूट डिजोल्व किया है, उसको क्या करेगा, क्रिस्टल के रूप में बाहर कर देगा। क्या कर देगा, क्रिस्टल के रूप में बाहर कर देगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था सुपर जो सेचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन
अनस्टेबल नेचर के होते हैं। यानी अगर आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में, सपोज दैट आपके पास एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो सुपर सैचुरेटेड कहने का मतलब हुआ कि इस सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट डिजॉल्व है, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितना रिक्वायर्ड अमाउंट आपका सोल्यूट रिक्वायर्ड होता है, उससे भी ज्यादा अमाउंट इस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट का आपका डिजॉल्व है। ठीक है। तो इसने का, ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन ने मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व करके रखा हुआ है किसी वजह से। ठीक है। कोई डिफिनिट टेम्परेचर लगाने पे, डिफिनिट सर्टेन कंडीशन लगाने पे इस सोल्यूशन ने क्या कर रखा है, तो इस सोल्यूशन ने मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपका डिजॉल्व कर रखा है। जबकि इस सोल्यूशन, वास्तव में अगर इसकी बात की जाए कि इसी इन्हीं कंपोनेंट का अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए, तो उस सोल्यूशन बना उस वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी सोल्यूट की डिजॉल्व आवश्यकता रिक्वायर्ड पड़ती है, उससे भी ज्यादा अमाउंट इस सोल्यूशन ने डिजॉल्व करके रखा हुआ है। अगर इसको हम क्या कर देते हैं, इस सोल्यूशन में आप और ज्यादा क्रिस्टल, सोल्यूट के क्रिस्टल आप डिजॉल्व करते हो, या इस सोल्यूशन को आप वाइग्रेसली सेक करते हो। वाइग्रेसली क्या करते हो, वाइग्रेसली सेक करते हो, इसको सेक करते हो, तेजी से सेक करते हो अगर इस सोल्यूशन को, या आप कुछ एक्स्ट्रा क्रिस्टल ऑफ सोल्यूट आप क्या करते हो, डिजॉल्व करते हो, सॉरी ऐड करते हो। तो उससे क्या होगा, ये सोल्यूशन चूंकि सेचुरेटेड सोल्यूशन है, और ऐसा सोल्यूशन क्या होता है जो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है, ये जो सोल्यूशन आपने लिया है, सोल्यूशन कैसा है, तो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है। और सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, अनस्टेबल नेचर के होते हैं। इस कारण से अगर इसमें और ज्यादा आप एक्स्ट्रा क्रिस्टल ऑफ सोल्यूट आपने डिजॉल्व ऐड करने का प्रयास किया, या इसको वाइब्रेसली सेक करोगे, तो ये सोल्यूशन सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन से किस में चेंज हो जाएगा, सेचुरेटेड सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। अब जब ये सेचुरेटेड सोल्यूशन में चेंज होगा, तो जारी सी बात है, सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी सोल्यूट की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन ने, जैसे मान लो सपोज दैट ये जो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है, इस सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन में सोल्यूट की जो क्वांटिटी डिजॉल्व है, वो मान लो आप सपोज दैट इस सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन में 30 ग्राम आपका सोल्यूट डिजॉल्व है। जबकि इसी सोल्यूशन को, सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए कितनी जरूरत थी सोल्यूट की, तो 25 ग्राम सोल्यूट की जरूरत पड़ेगी अगर इन्हीं कंपोनेंट का अगर आप क्या बनाओगे, सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाओगे। यानी ये जो सोल्यूशन है, 5 ग्राम सोल्यूट एक्स्ट्रा में डिजॉल्व करके रखा है, जबकि इसके पास जो कैपेसिटी थी सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, जो सोल्यूट की जो जरूरत थी, सोल्यूट की क्वांटिटी वो ओनली कितनी थी, 25 ग्राम थी। तो 5 ग्राम, ये सोल्यूशन 5 ग्राम सोल्यूट एक्स्ट्रा में डिजॉल्व करके रखा हुआ है। अगर इस सोल्यूशन के अंदर आप और ज्यादा थोड़े से क्रिस्टल ऐड करते हो, या इसको वैक्यूमली सेक करते हो, तो ये सोल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, सेचुरेटेड सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। आपको पता है सेचुरेटेड सोल्यूशन में बनाने के लिए कितने ग्राम सोल्यूट की जरूरत पड़ती है, तो ओनली 25 ग्राम सोल्यूट की जरूरत पड़ती है। यानी जो 5 ग्राम सोल्यूट आपके स्ट्रा में जो डिजॉल्व थे, वो क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल के रूप में बाहर आपके सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। यानी उनके जो क्रिस्टल होंगे आपको सोल्यूशन के अंदर दिखने लगेंगे, वो अनडिजॉल्व हो जाएंगे। जो पहले डिजॉल्व थे, 5 ग्राम सोल्यूट एक्स्ट्रा में जो डिजॉल्व थे, वो क्या हो जाएंगे, अब अनडिजॉल्व हो जाएंगे, और वो क्रिस्टल के रूप में आपको सेपरेट नजर होते हुए नजर आएंगे। ठीक है। आपको नजर आएंगे सेपरेट होते हुए सोल्यूट के क्रिस्टल। बाकी जो 25 ग्राम सोल्यूट होंगे, वो तो डिजॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे सोल्यूशन जो होते हैं वह अनस्टेबल नेचर के होते हैं। अगर आप बात करते हो कुछ एग्जाम्पल सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन के, तो कुछ एग्जाम्पल किस तरीके के हैं, आप अगर बात करते हो सोडियम थायोसल्फेट का क्रिस्टल, व्हेन क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम
सल्फेट कैसा, तो सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला क्या आता है, Na2SO3 इंटू 5H2O। अगर इसके क्रिस्टल को आप हीट करते हो तो इस हीट करने पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सोडियम थायोसल्फेट है ये अपना जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है, ये जो वाटर एक क्रिस्टल के फॉर्म में इसके क्रिस्टल, ये जो वाटर है जो क्रिस्टल लैटिस में अ, आपका ऑक्यूपाई है, वह क्या करेगा, पहले नंबर तो वाटर को बाहर निकाल देगा इस तरीके से, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर हो जाएंगे सोडियम थायोसल्फेट के मॉलिक्यूल से। उसके बाद ये जो वाटर है, इस वाटर के अंदर ये जो सोडियम थायोसल्फेट है ये क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। और जब ये सोडियम थायोसल्फेट इस वाटर के अंदर डिजोल्व होगा तो किस टाइप का सोल्यूशन बनेगा, तो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बात करते हो ग्लेबुअर, ग्लेबुअर, ग्लेबर, ग्लेबर साल्ट। आप बात करते हो ग्लेबर साल्ट, जिसका फार्मूला क्या होता है आपका, तो सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O। तो अगर आप ग्लेबुअर साल्ट को हीट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और जब वाटर आपका डिहाइड, ये यहाँ इसके क्रिस्टल से अगर वाटर डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, वाटर अगर बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, आपका सोडियम सल्फेट अलग हो जाएगा और वाटर, 10 वाटर मॉलिक्यूल आपके अलग हो जाएगी। अब इस वाटर के अंदर ये जो सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। और डिजोल्व होने पे क्या बन जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा। और ये जो सोल्यूशन होगा ये किस नेचर का होगा, तो सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर आप बात करते हो कि देखो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के और भी तरीके हैं। अभी तो हमने बात किया कि आपका सोडियम थायोसल्फेट को अगर हीट करते हो तो जो सोल्यूशन बनता है वो सुपर सेचुरेटेड बनता है। इसी तरीके से ग्लेवर साल्ट को हीट करने पे जो सोल्यूशन बनता है वो कैसा सोल्यूशन बनता है, तो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। इसके अलावा आप अगर सेचुरेटेड सोल्यूशन को सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन में बदलना चाहते हैं, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन को किसमें चेंज करना चाहते हैं, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है इसको रैपिडली कूल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैपिडली कूल करना पड़ेगा। रैपिडली कूल करने से क्या होगा कि सपोज दैट आपका, सपोज दैट ये आपका है सुपर, आपका है सेचुरेटेड सोल्यूशन, सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब मान लो कि सेचुरेटेड सोल्यूशन किसका है, तो ये जो सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का और वाटर का, यानी वाटर के अंदर कौन डिजोल्व है, सोडियम क्लोराइड। अब सपोज दैट, अब जारी सी बात है सेचुरेटेड सोल्यूशन है। अब मान लो इस जो कंटेनर है, इस सोल्यूशन का जो टेम्परेचर हो 20 सेल्सियस है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड इसमें डिजोल्व होगा वो कितना होगा, 36 ग्राम होगा, क्योंकि 36 ग्राम साल्ट की जरूरत पड़ती है सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। अब क्या करते हो आप, अचानक से क्या करते हो, अचानक से रैपिडली क्या कर देते हो, रैपिडली कूल कर देते हो इस सोल्यूशन को। तो रैपिडली कूल करने से क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जैसी कम होगा, जैसे सपोज दैट 20 सेल्सियस से आप इसके टेम्परेचर को 15 सेल्सियस पे ले आए, तो जारी सी बात आपको पता है कि जब आप सोल्यूशन को कूल करोगे तो उससे क्या होगा, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल, आपको पता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, हर एक मैटर जो होता है वो टीनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और जो टीनी पार्टिकल के बीच, दो टीनी पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है, इंटर इनिशियल वायर्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं इंटर इनिशियल वायर्स के में सॉल्यूट क्या आकर के बैठ जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो जैसे ही आप इसको कूल करोगे तो इससे क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है जो पहले इतना दूर थे, अब वो क्या हो जाएंगे, नजदीक नजदीक आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर लो करोगे तो इसकी जो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उससे क्या होता है, पार्टिकल नजदीक नजदीक आ जाते हैं। तो जैसे ही सॉल्वेंट के पार्टिकल नजदीक नजदीक आएंगे तो इनके बीच, किन्हीं दो पार्टिकल के बीच में
जो खाली स्थान है, इंटर इनिशियल वायर्स है, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले इसका यहाँ पे जो इंटर इनिशियल वायर्स था, जो खाली स्थान था, इंटर स्टिशियल वायर्स, जो खाली स्थान था वो क्या था, ज्यादा था। अब टेम्परेचर लो करने पे क्या हुआ, साल इंटर इनिशियल वायर्स क्या हो गया, घट गया। यानी किन्हीं दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस, जो गैप था, वो क्या हो गया, कम होगा। उससे क्या होगा, अब गैप घट गया, तो गैप घटने से जो सॉल्यूट यहाँ पे डिजॉल्व होंगे, उनकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसमें कम स्पेस है, कम कम खाली स्थान है। तो कम खाली स्थान होने की वजह से कम सॉल्यूट इसके अंदर आकर के सेटल डाउन हो पाएंगे, कम सॉल्यूट डिजॉल्व हो पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आप जैसे ही टेम्परेचर अचानक से क्या किए, रैपिडली आपने सोल्यूशन का टेम्परेचर 15 सेल्सियस पे ले आए, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए थी, कम हो जानी चाहिए थी। इस सॉल्यूट के अंदर जो सॉल्यूट इस सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट आपका डिजॉल्व है, उसकी क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए थी, कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन अचानक से जो क्रिस्टल जो होते हैं, वो क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है स्लोली होता है, क्या होता है, स्लोली। तो ये जो क्रिस्टल के देखो, अब मान लो सपोज दैट 15 सेल्सियस पे सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है, वो सपोज दैट आपका कितना ग्राम है, तो 30 ग्राम, 30 ग्राम। तो इस सोल्यूशन के अंदर कितना सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व होना चाहिए था, तो 30 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि आपने रैपिडली कूल किया है, तो अभी भी सोल्यूट की जो क्वांटिटी होगी इसके अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर, वो कितना होगा, 36 ग्राम होगा। जबकि होना कितना चाहिए था, तो 30 ग्राम होना चाहिए था इस टेम्परेचर पे सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। यानी 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड को क्या होना चाहिए था, क्रिस्टलाइन फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो क्रिस्टलाइजेशन स्लोली होता है, वो धीरे धीरे करके बनता है। तो कुछ समय के लिए क्या होगा, ये जो 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, इसमें एक्सेस में डिजॉल्व रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होगा, क्रिस्टल के रूप में सेपरेट आउट होता जाएगा, ठीक है। तो आप जस्ट इंस्टेंट की अगर बात करोगे, जैसे आपने कूल किया, तो उस समय कुछ समय तक क्या होगा, कि ये जो सोल्यूशन कैसा बिहेव करेगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें 6 ग्राम सोल्यूट क्या है, आपके एक्सेस में डिजॉल्व होंगे। लेकिन उस धीरे धीरे करके क्या होगा, आपका सच ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन आपका कुछ समय के लिए सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इस सोल्यूशन में 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड एक्सेस में डिजॉल्व है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, तो 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो एक्सेस में डिजॉल्व थे, वो क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। और फिर सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हो सॉल्युबिलिटी की। तो हमने बात कर लिया सैचुरेटेड सोल्यूशन की, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की, और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की। अगर इसी तरीके से आप बात करते हो सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी की, तो हम सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved, can be dissolved in 100 gram of solvent at a particular temperature, at a particular टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट आप सोल्यूट आप डिजॉल्व कर सकते हो, वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आप डिजॉल्व कर रहे हो या डिजॉल्व हो सकता है, वही क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी। जैसे सपोज दैट आपका कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, और टेम्परेचर भी क्या है, फिक्स है। मान लो कि आपका 25 सेल्सियस टेम्परेचर आपने रखा है, इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर कितना रखा है, तो 25 सेल्सियस रखा है। अब मान लो, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट आपने लिया है इस कंटेनर के अंदर, इस सॉल्वेंट का आपका सपोज दैट जो वेट है वो कितना है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का वेट है 100 ग्राम।
सॉल्वेंट का वेट कितना है, 100 ग्राम। और सपोज दैट आपने इस 25 सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आप मैक्सिमम अमाउंट आप सॉल्यूट जो आप डिजोल्व कर सकते हैं वो कितना है, मान लो 30 ग्राम। तो डिफिनीशन के हिसाब से क्या कह रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म। यहाँ पे थोड़ा सा आप, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इस तरीके से थोड़ा सा दो चार वर्ड्स और आप ऐड कर सकते हो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 gram of solvent to form saturated solution, saturated solution at a particular temperature। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना आप सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिजोल्व कर सकते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आप कितना मैक्सिमम अमाउंट आप सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हो। या सपोज दैट ये 100 ग्राम सॉल्वेंट है और इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में कोई पर्टिकुलर आपने सॉल्वेंट लिया है और उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट आप उस पर्टिकुलर सॉल्यूट को आप एक्स ग्राम, अगर उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का एक्स ग्राम आप इसमें ऐड कर देते हो, डिजोल्व कर देते हो, तो ये जो सोल्यूशन बन जाएगा वो सपोज है, तो सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये कहा जाएगा कि इस सॉल्यूट का, जो पर्टिकुलर सॉल्यूट आपने लिया था, उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट के अंदर एट 25 सेल्सियस कितनी होगी, एक्स ग्राम होगी, क्योंकि एक्स ग्राम ही आप मैक्सिमम अमाउंट में डिजोल्व कर सकते हो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, ओके। अब इस पे बेस हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दो चार हमारे दो चार हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज दैट आपका न्यूमेरिकल इस तरीके का है कि यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, क्वेश्चन किस टाइप का है, तो क्वेश्चन इस टाइप का है, ए मैक्सिमम ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ 24 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजोल्व कैन बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर एट 20 सेल्सियस, एट 20 सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर एट दिस टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वाटर के अंदर, 75 ग्राम वाटर में कितना आप मैक्सिमम अमाउंट पोटेशियम नाइट्रेट का डिजोल्व कर सकते हो। तो 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आप डिजोल्व कर सकते हो इन 75 ग्राम ऑफ वाटर, अगर आप बात करते हो 20 सेल्सियस पे। ठीक है, तो 20 सेल्सियस टेम्परेचर पे 75 ग्राम वाटर में आप 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब पूछ रहा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आपका डिजोल्व है, 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजोल्व है आपका 75 ग्राम वाटर में। 75 ग्राम वाटर में 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, डिजोल्व है।
आप सेम तरीके से आप बात करते हो, अगर 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आपका 75 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है, तो 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट कितने ग्राम वाटर में डिजॉल्व होगा? तो ए वाली जो क्वांटिटी होगी, ए अगर क्वांटिटी आप यहाँ पे डिवाइड में लाते हो इस तरीके से, तो आपका क्या होगा? तो 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 75/24 ग्राम वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा। सेम तरीके से अगर आप बात करते हो, अगर मैं इन दोनों साइड में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड, तो क्या होगा? यहाँ पे 100 ग्राम, सॉरी नहीं, 100 ग्राम, हमको 100 ग्राम आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? 100 ग्राम आप मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई मत करो। अब ये बात समझ में आई कि 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट कितने ग्राम वाटर में डिजॉल्व होगा? जो 75/24 ग्राम। अगर आप सेम तरीके से बात करते, इसी इसी चीज को आप उल्टा कर दो, जैसे आप यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आपका डिजॉल्व है इन 75 ग्राम वाटर में। 1 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व होगा? तो जो 75 है, इस 75 को आप इधर ले आते हो, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यानी 1 ग्राम वाटर के अंदर 24/75 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आपका डिजॉल्व होगा। कितने ग्राम वाटर में? तो 1 ग्राम वाटर के अंदर 24/75 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व होगा। सेम तरीके से आप बात करते हो, अगर यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में अगर मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से आप इधर भी, तो इधर क्या हो जाएगा? 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व होगा? तो यहाँ पे इतना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 20 पंजे 100, और यहाँ पे 15 25 75, ठीक है। यहाँ पे 5 या 15 और 5 चौके 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना? 3 8 24, यानी 20 में 4 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आपका डिजॉल्व होगा इन 100 ग्राम वाटर में। और सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन ही आपने क्या बोली थी? सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन आपने बोली थी कि किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट आप सॉल्यूट आप डिजॉल्व कर सकते हो, इसी को क्या बोलते हो? उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। यानी यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्वेंट है, इस हिसाब से तो ये जो 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व है हो सकता है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, यानी पोटेशियम नाइट्रेट के लिए यही 32 ग्राम क्या होगा? आपकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो यहाँ पर दिस इज योर आंसर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज 32 ग्राम। एक क्वेश्चन और मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ, इस तरीके से है कि द मास ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, द मास ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया इन वाटर इज कितना? तो 30.7 ग्राम, ठीक है। क्या बोला आगे? द सॉल्यूशन इज इवापोरेटेड, इज इवापोरेटेड, 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 इवापोरेटेड टू ड्राइनेस, टू ड्राइनेस। आगे क्या बोल रहा है? द मास ऑफ रेजिड्यू, द मास ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट इज 3.2 ग्राम, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी ऑफ यूरिया, कैलकुलेट दी solubility of यूरिया, कैलकुलेट दी solubility of यूरिया at that temperature, at that temperature, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? द मास ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर इज कितना? तो 30.7 ग्राम। यानी इसका मतलब हुआ कोई एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, और इस सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर कितना यूरिया डिजॉल्व है? तो 37
30.7 ग्राम। यानी जो यूरिया की जो सॉल्युबिलिटी होगी, द मास ऑफ ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इन वाटर इज 37 ग्राम। ठीक है। द सोल्यूशन इज इवापोरेटेड ड्राइनेस, द मास ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट इज 3.2 ग्राम। यानी इसका मतलब हुआ कि क्या बोल रहा है कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है और इस सैचुरेटेड सोल्यूशन का मास कितना है। तो इस सैचुरेटेड सोल्यूशन का मास है 30.7 ग्राम है। और जब इस सोल्यूशन को हीट किया जाता है, तो ड्राइनेस के लिए जब ड्राई किया जाता है, तो इससे क्या होता है, जो वाटर होंगे आपके वेपराइज हो जाएंगे। और वाटर जब वेपराइज हो जाएंगे, तो इस सोल्यूशन के अंदर जो यूरिया डिजोल्व था, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के नाते से वो बाद में इवापोरेट होगा। जबकि वाटर क्या होगा, पहले ही इवापोरेट हो जाएगा। तो वाटर, सारे के सारे वाटर यहाँ पे इवापोरेट हो जाएंगे। और बाकी जो बचेगा आपका यहाँ पे इसके बॉटम पे, वो क्या बचेगा, यूरिया बचेगा क्रिस्टल के रूप में। और यूरिया का जो क्वांटिटी है कितना दिया है, 3.2 ग्राम दिया है। यानी इसका मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि 30.7 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना यूरिया डिजोल्व है, चाहे जो बचा है, जो जितना यूरिया बचा है वही उतना ही यूरिया आपका इस सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व होता है, जो इवा हीट करने पे, ड्राइनेस करने पे बच गया। ठीक है, वाटर तो सारे उड़ गए, बाकी बच कौन गए, यूरिया। यहाँ पे जो सोल्यूशन था वो किसका था, वाटर और यूरिया का था। तो जब इसको आपने हीट किया, ड्राइनेस किया, तो वाटर आपके इवापोरेट हो गए, नीचे क्या बच गया, यूरिया। यानी 30.7 ग्राम सोल्यूशन में कितना यूरिया डिजोल्व था, तो 3.2 ग्राम यूरिया आपका डिजोल्व था। ठीक है। अगर आप बात करते हो इसी तरीके से, क्या पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ यूरिया। सॉल्युबिलिटी ऑफ यूरिया का मतलब हुआ कि 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम आपका यूरिया डिजोल्व है, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। जितना ग्राम यूरिया आपका आ जाएगा, वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। तो सोल्यूशन का मास कितना है भाई, तो 30.7 ग्राम। और यहाँ पे जो सॉल्यूट था, वो सॉल्यूट क्या था, तो सॉल्यूट आपका था यूरिया, और यूरिया का मास कितना है, 3.2 ग्राम है। यानी अगर आप बात करते हो मास ऑफ सॉल्वेंट की, इस सोल्यूशन के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो सोल्यूशन के मास से, यानी 30.7 ग्राम से आप कितना घटा दोगे, 3.2 ग्राम घटा दोगे, तो ये क्या आएगा आपका, कितना आने वाला है यहाँ पे, तो 27.5 ग्राम आपका आएगा सॉल्वेंट का मास। ठीक है। यानी इस 30.7 ग्राम सोल्यूशन में 3.2 ग्राम यूरिया है, और 27.5 ग्राम क्या है, वाटर है, जो सॉल्वेंट का काम करता है। इसका मतलब हुआ, यहाँ पे मैं बात करूं कि 30.7 ग्राम वाटर में कितना यूरिया डिजोल्व था, तो 3.2 ग्राम यूरिया का डिजोल्व था। ठीक है। अगर सेम तरीके से बात करोगे 1 ग्राम वाटर में, तो 1 ग्राम वाटर के लिए कैलकुलेट करोगे, तो एक क्वांटिटी यहाँ पे नीचे चली जाएगी। यानी 1 ग्राम वाटर में कितना ग्राम यूरिया डिजोल्व होगा, तो 3.2, और डिवाइड बाई 27.5 ग्राम यूरिया डिजोल्व होगा। आप यहाँ पे दोनों साइड में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ठीक है। तो क्या आएगा, यानी 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम यूरिया डिजोल्व होगा, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आएगा आपका इस तरीके से। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी 11.64 ग्राम। यानी 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम यूरिया आप डिजोल्व कर सकते हो, तो 11.6 ग्राम। और यही जो क्वांटिटी आई है, यही क्वांटिटी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी किस बेसिस पे की जाती है, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट आप डिजोल्व कर सकते हो, इसके बेसिस पे सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट की निर्धारित होती है। और यहाँ पे 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना ग्राम आप यूरिया डिजोल्व कर सकते हो, तो 11.64 ग्राम। दिस इज योर आंसर। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आगे, नेक्स्ट पेज लेके चलता हूं मैं। नेक्स्ट पेज आपका है
फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं? तो जो पहला आपका फैक्टर है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। डिपेंडेंट करता है कि सॉल्यूट को जब आप सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर रहे होते हैं तो उस समय हीट बाहर निकलता है कि हीट एब्जॉर्ब होता है। इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगी कि बढ़ेगी। ठीक है। अगर आपका इफ द डिजोल्यूशन ऑफ डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन का मतलब हुआ द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग ए सबस्टांस इनटू ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, किसी पर्टिकुलर सबस्टांस को सॉल्वेंट में डिजोल्व करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? डिजोल्यूशन कहलाता है। इफ द डिजोल्यूशन ऑफ ए सबस्टांस इन वाटर, डिजोल्यूशन ऑफ ए सबस्टांस इन वाटर is an endothermic process, is an endothermic process। अगर मान लो कि जिस सबस्टांस की आप सॉल्युबिलिटी आप देखना चाहते हो कि टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से वेरी करती है, तो अगर जिस सबस्टांस की सॉल्युबिलिटी आप जानना चाहते हो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करेगा, तो अगर वो सबस्टांस डिसोल्यूशन के समय वाटर में उस सबस्टांस का जब आप डिसोल्यूशन कर रहे होते हैं तो अगर उस समय जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा आपका इस सबस्टांस का, वो अगर इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक का मतलब हुआ किसी सबस्टांस को डिजोल्व करने के लिए आपको हीट देना पड़ रहा है। किसी सबस्टांस को, अगर किसी सबस्टांस को वाटर में डिजोल्व करने के लिए हीट देना पड़ रहा है, तो ऐसे सबस्टांस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ में क्या होती है, किस तरीके से वेरी करती है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इस टाइप के सबस्टांस जो जिनको डिजोल्व करने के लिए आपको हीट देना पड़ता है, ऐसे सबस्टांस की जो सॉल्युबिलिटी होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इस टाइप के सबस्टांस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर जितना ज्यादा रखोगे, सॉल्युबिलिटी उस सबस्टांस की उतना ज्यादा होगा। अगर आपका सबस्टांस को वाटर में डिजोल्व करने पर हीट आपको सबस्टांस को वाटर में डिजोल्व करने के लिए आपको अगर हीट देना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। जैसे अगर आप बात करते हो पोटेशियम नाइट्रेट को, तो पोटेशियम नाइट्रेट को वाटर में डिजोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? पोटेशियम नाइट्रेट को वाटर में डिजोल्व करने पर क्या होता है? आपको हीट देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हीट देना पड़ता है, तब जाकर के पोटेशियम नाइट्रेट वाटर में डिजोल्व होता है। तो इस केस में जो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी होगी वो टेम्परेचर के साथ में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट की जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी? इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसा है? इंडोथर्मिक है। इसके डिजोल्यूशन के लिए आपको हीट देना पड़ रहा है, यानी इंडोथर्मिक प्रोसेस है इसका डिजोल्यूशन। ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो हो रहा है, ये हो रहा है ली चैटियर प्रिंसिपल के आधार पर। ली चैटियर ली चैटियर प्रिंसिपल की बेसिस पे हो रहा है। ली चैटियर प्रिंसिपल की बेसिस पे हो रहा है, जो कहता है कि अगर कोई प्रोसेस आपका, कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, और वो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, और इफ वी disturb a chemical equilibrium reaction, if we disturb a reversible chemical reaction which is at equilibrium, then reversible reaction shift in that direction in which
डिफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस कैन बी रिमूव। ठीक है, तो वहां पे आपने पढ़ रखा है कि अगर आप आपका कोई जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल नेचर का है और उस वह प्रोसेस ने इक्विलिब्रियम स्टेट को ऑब्टेन कर रखा है, उस समय अगर आप उस रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, तो वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वह इस डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि जो आपने डिस्टरबेंस किया उसका प्रभाव क्या 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 तो हो सके, दूर हो सके। इंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ए है और ए से चेंज हो रहा है बी में, सपोज दैट एक कोई प्रोसेस है जो रिवर्सिबल नेचर का है और इस प्रोसेस ने, इस रिवर्सिबल रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम स्टेट को ऑब्टेन कर रखा है। अगर मान लो ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे जो रिवर्सिबल रिएक्शन है कैसा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप क्या करते हो, वह टेम्परेचर बढ़ा देते हो, क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, यह जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ऐसे डायरेक्शन में जाएगा ताकि क्या हो सके, ये जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया है वो उसके इस टेम्परेचर बढ़ाने के जो आपने डिस्टर्ब किया है टेम्परेचर, हीट बाहर से हीट दे करके, यानी हीट को कम किया जा सके, ऐसे डायरेक्शन में यह रिवर्सिबल रिएक्शन मूव करेगा। तो अगर आप हीट करते हो तो हीट करने पे क्या होता है कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है किस डायरेक्शन में मूव करता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इसी तरीके से आप बात करते हो, पहले सल्यूट था और सल्यूट से किस में चेंज हो रहा है, एक्वस सोल्यूशन में चेंज हो रहा है। ये जो सल्यूट है पहले सॉलिड स्टेट में था, कैसा था, सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। और बाद में ये जब सल्यूट डिजोल्व हो गया तो किस स्टेट में चला गया, एक्वस सोल्यूशन स्टेट में चला गया। और ये जो प्रोसेस कैसा है, इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है। तो जैसे ही आप इसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये जो प्रोसेस है कैसा है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये जो सल्यूट होगा ये जो प्रोसेस होगा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे जितना ज्यादा हीट दोगे वह हीट कहाँ यूटिलाइज होगी, सल्यूट को डिजोल्व करने के लिए। तो जितना ज्यादा आप हीट यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ज्यादा सल्यूट क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। किस फॉर्म में, तो एक्वस फॉर्म में आपके डिजोल्व होंगे। यानी सॉल्यूट किसकी तरफ, ये जो प्रोसेस होगा किस तरफ मूव करेगा, यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी उतना ज्यादा आपका सॉल्यूट डिजोल्व होगा। यानी अगर सॉल्यूट उतना ज्यादा, जितना ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए कहा जाता है कि अगर डिजोल्यूशन प्रोसेस आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके अपोजिट अगर आप बात करते हो, अगर डिजोल्यूशन प्रोसेस आपका कैसा हुआ, अगर किसी सबस्टांस को वाटर में डिजोल्व करने पे एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, अगर किसी सबस्टांस को वाटर में डिजोल्व करने पे, अगर किसी सबस्टांस को वाटर में डिजोल्व करने पर एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, तो ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशन में क्या होने वाला है कि जितना आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा क्या होगा, कम होगा, सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा क्या होगा, कम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट फैक्टर होगा सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाला, उसके बारे में बात करेंगे हम, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ बात ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को स्टॉप कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो किसी सबस्टांस की सॉल्युबिलिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है सॉल्यूट किस नेचर का है और सॉल्वेंट किस नेचर का है। अगर आप जानते हो कि लाइक डिजॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट आप जानते हो, लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी अगर आपका क्या है, सपोज दैट, देखो सॉल्वेंट के तौर पे अगर मान लो सपोज दैट सॉल्यूट जो है आपका, सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट आपका आयनिक नेचर का है, किस नेचर का है, आयनिक नेचर का है, या आपका सॉल्यूट पोलर नेचर का है, पोलर नेचर का है, पोलर नेचर का है। अगर सॉल्यूट आपका आयनिक नेचर का हुआ या पोलर नेचर का हुआ और सॉल्वेंट किस नेचर का हुआ, सॉल्वेंट ने आपका जो सॉल्वेंट का नेचर अगर पोलर नेचर है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, पोलर नेचर है, तो ऐसे केस में क्या होगा,
मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आपका सॉल्यूट आयनिक नेचर का है तो सॉल्वेंट किस नेचर का होना चाहिए? पोलर नेचर का होना चाहिए। क्योंकि पोलर पोलर के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है। पोलर पोलर के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वह वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनऑर्गेनिक सबस्टांस जो होते हैं आपके आयनिक नेचर के होते हैं, और वाटर किस नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है। तो आयनिक नेचर और पोलर नेचर के बीच में क्या जो अट्रैक्शन होता है वह काफी मात्रा में होता है। ठीक है। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है। इस कारण से आयनिक कंपाउंड क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली किस नेचर के होते हैं? स्लाइटली पोलर नेचर के होते हैं। स्लाइटली पोलर या स्लाइटली पोलर नेचर के होंगे, या तो नॉन पोलर नेचर के होंगे। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? ये भी नॉन पोलर के नेचर के होते हैं। तो नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है, और पोलर कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है। इसलिए कहा जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर आपका जो सॉल्यूट है वो आयनिक नेचर का है, और सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट को किस नेचर का होना चाहिए? पोलर नेचर का होना चाहिए। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट था आपकी सॉल्विलिटी का। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक एक्सेप्शन देखोगे, एक अपवाद देखोगे, वैसे अपवाद तो नहीं है, क्योंकि अपवाद कोई चीज तब मानी जाती है ना जब उसके पीछे कोई रीजन ना हो। अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो एल्यूमिनियम जो क्लोराइड होता है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड नॉन पोलर नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? नॉन पोलर। लेकिन नॉन पोलर होने के बाद भी नॉन पोलर नेचर होने के बावजूद क्या है? ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। वाटर में क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। तो एक नॉन पोलर कंपाउंड पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट के अंदर कैसे क्यों डिजॉल्व हो गया? तो इसके पीछे रीजन है, ये है कि इसके पास वैकेंट क्या होता है? डी ऑर्बिटल होता है। और वाटर के पास क्या होता है? लोन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यानी लोन पेयर होता है। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन के पास एक्सेस में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वैकेंट इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या कर सकता है? इजिली डोनेट कर सकता है। इस वजह से यहाँ वाटर की ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वाटर के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। और इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका डिजॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। तो इसके पीछे रीजन है। आप इसे एक्सेप्शन नहीं बोल सकते हो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड नॉन पोलर नेचर होने के बावजूद भी वाटर के अंदर डिजॉल्व है। ठीक है। बाकी आप लाइक डिजॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि अगर आपका सॉल्यूट पोलर नेचर का है या आयनिक नेचर का है तो सॉल्वेंट को किस नेचर का होना चाहिए डिजॉल्व करने के लिए? तो सॉल्वेंट का आपका होना चाहिए पोलर नेचर का। अगर सपोज दैट आयनिक नेचर का कंपाउंड है या सबस्टांस है, या पोलर नेचर का सबस्टांस है, उसको आप डिजॉल्व करते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूट है उसका नेचर कुछ और है, और सॉल्वेंट जो है उसका नेचर कुछ और है। तो वही बात है कि मोटू के साथ मोटू फिट होता है और पतलू के साथ पतलू फिट होता है। तो आयनिक कंपाउंड या पोलर कंपाउंड के साथ में पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, और जबकि नॉन पोलर कंपाउंड के साथ में कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए? नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।